आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की है ना, जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में डिवाइड हो गया था। सामने है ना एक बड़ी सी वॉल खड़ी कर दी गई थी, एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी गई थी जिसको बर्लिन वॉल के नाम से जाना जाता है। और बर्लिन भी है ना दो भागों में बट गया था, एक ईस्ट बर्लिन पूर्वी बर्लिन और दूसरा वेस्ट बर्लिन यानी कि पश्चिमी बर्लिन। तो देखिए पूरा हम इतिहास जानेंगे शुरू से लेके कि आखिर ऐसा क्या हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जर्मन की जो बर्लिन वॉल है इसको खड़ा करना पड़ा था। और बर्लिन वॉल को खड़ा करने के पीछे आखिर क्या क्या कारण रहे, क्या क्या हुआ 1945 से लेके पहले 1961 तक। और 1961 में फिर है ना बर्लिन वॉल को खड़ा कर दिया गया 13 अगस्त 1961, माफ कीजिएगा 13 अगस्त 1961 को ये बर्लिन वॉल को खड़ा कर दिया गया। और फिर जब ये बर्लिन वॉल को खड़ा किया गया तो फिर उसके बाद क्या क्या इससे लोगों को दिक्कतें आने लगी, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें। तो देखिए शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर टू से, द्वितीय विश्व युद्ध से। देखिए मैंने द्वितीय विश्व युद्ध पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं उसके बारे में तो ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, दो के बीच में हो रहा था, एक मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के बीच में लड़ रहा था। मित्र राष्ट्र में कौन थे, फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली, जापान, ये सब थे। और फिर जो एलाइड फोर्सेस थी यानी कि जो जो धुरी राष्ट्र थे उनमें जर्मनी फिर उसमें यूएसएसआर, यूके, चाइना और भी जितने भी बाकी जो कंट्रीज थे वो सभी है ना उसकी तरफ से लड़ रहे थे। अब देखिए वर्ल्ड वॉर टू, देखिए जर्मनी का तो देखिए कैसा रहा है ना, शुरुआत से ही है ना हिस्ट्री में शुरुआत से ही एक योगदान रहा हुआ है एक तरह से। चाहे वो वर्ल्ड वॉर वन हो, वर्ल्ड वॉर टू हो, दोनों में जर्मनी का नाम तो देखिए जरूर आता ही है कहीं पे भी हो। क्योंकि देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें भी है ना ऐसा बोला गया था कि ना जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खूब तबाही मचाई थी। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने तबाही मचाई थी तो उसके बाद रेपरेशंस ऑफ वॉर भरने थे जर्मनी को जो अमेरिका दे रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ कि हिटलर का राज शुरू हो गया। हिटलर की भी मैंने बायोग्राफी रिव्यू की थी, हिटलर के बारे में भी पूरा बताया था। तो हिटलर की ने भी बताया था उसमें, फिर उसमें क्या हुआ कि जब हिटलर का राज शुरू हुआ तो हिटलर ने पहले जर्मनी के लोगों को ये आश्वासन दे दिया था कि आपका खोया हुआ सम्मान मैं आपको वापस से लौटाऊंगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोग इसके बहकावे में भी आ गए हिटलर के। और लोगों को लगने लगा कि नहीं ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है। तो ऐसे करके लोगों ने हिटलर को जिता दिया। अब हिटलर ने भी क्या किया ना, वर्ल्ड वॉर टू शुरू कर दिया था, चेकोस्लोवाकिया और इन सब कंट्री को, बड़ी बड़ी कंट्रीज को इन्वेड कर दिया। अब हिटलर को बोला गया था, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे नेविल चेम्बरलेन, इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि देखो यहाँ से कुछ भी करके है ना, तुम भले ही चेकोस्लोवाकी के पार्ट रख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ पे इन्वेड मत कर देना। हिटलर मानता नहीं है। 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो जाता है। हर तरफ से लड़ाई होती है हर कंट्री के बीच में। मैंने पूरी हिस्ट्री बताई है उसकी वर्ल्ड वॉर टू की। हिटलर के बारे में भी बताया था, तो उसमें भी पूरा बताया है इसके बारे में कि कैसे क्या चालू किया इसने। फिर सोवियत संघ के ऊपर ये ऑपरेशन बार बार चालू करता है। यहाँ पे हिटलर से कुछ गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि 1945 आते आते जर्मनी को बुरी तरह से वर्ल्ड वॉर टू में हार झेलनी पड़ती है। हार झेलनी पड़ती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि हिटलर को सुसाइड करना पड़ जाता है। हिटलर सुसाइड कर लेता है क्योंकि वहां पे रशिया की आर्मी पूरी तरह से इन्वेड कर देती है और उनको, हिटलर को मालूम होता है कि अगर अब हम लोग यहाँ से नहीं हटे तो इसके कोई भी बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि है ना अपने आप को, वो 20 अप्रैल 1945 को अपने आप को अपनी बीवी के साथ में गोली मार के आत्महत्या कर लेते हैं। और यहीं से ही है ना वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाता है धीरे धीरे करके, जर्मनी हारता है। तो अब जैसे इधर जर्मनी हार जाता है तो फिर इसके बाद क्या होता है, यूनिफिकेशन हो जाता है। मतलब जर्मनी दो भागों में बट जाता है, इधर से ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, बर्लिन भी है ना इधर से दीवार से, मतलब बर्लिन भी दो भागों में बटता है। फिर बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, तो बर्लिन भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक तो ईस्ट बर्लिन और एक वेस्ट बर्लिन। अब देखिए इसके पीछे तो कई सारे, देखिए लेकिन बर्लिन भागों में बढ़ जाता है, लेकिन कई डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं था। लोगों को ऐसे था कि नहीं बर्लिन भी बट गया होगा, बस ऐसे ऑन द रिकॉर्ड्स कहीं पे भी नहीं था उस टाइम तक।
लेकिन उस समय भी क्या हुआ ना कि अब धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी हो गई कि है ना वेस्ट जर्मनी का, देखिए सबसे बड़ी बात क्या हुआ था कि है ना वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तो उसके बाद से दो सबसे बड़ी पावर रहती थी, एक अलाइड पावर सबसे बड़ी सुपर पावर थी, एक तो यूएसए और एक यूएसएसआर। अब देखिए यूएसए और यूएसएसआर ये दो तो सुपर पावर थे ही। अब इसके बाद एक्चुअल में क्या हुआ कि ये दोनों जब सुपर पावर हुए थे ना तो इन लोग की वजह से क्या हुआ कि देखिए दोनों को, देखिए यूएसए जो था ना वो है ना डेमोक्रेसी और इन सबको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता था, और जो यूएसएसआर था डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं था, वो कम्युनिस्ट देश था, और यूएसए और जितने भी और भी कंट्रीज थे वो कैपिटलिस्ट थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब 1949 आते आते क्या हुआ कि अब धीरे धीरे जर्मनी के जो चार हिस्से थे ना उनपे सब जगह पे ना जर्मनी पे कब्जा कर लिया। एक जगह यूएसए ने कब्जा कर लिया, एक यूएसएसआर ने कर लिया, आधे पे इधर यूके और ब्रिटेन ने कर लिया। तो एक जहाँ पे है ना ईस्ट जर्मनी पे इधर कब्जा किया गया उसको बोला गया, जहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ जर्मन, ये इसका नाम दिया गया। और उसके बाद जो वेस्ट जर्मनी था इसको नाम दिया गया एफआरजी यानी फेडरल रिपब्लिकन ऑफ जर्मन। हालांकि यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि ये डेमोक्रेसी तो यहाँ पे कुछ ऐसी थी नहीं, सच देखा जाए तो बस वो नाम मात्र के लिए वो रखा गया था वो कंट्री के नाम में कि हाँ हम एक डेमोक्रेसी हैं, वो लोगों को बताने के लिए ऐसे किया गया था। तो देखिए अब उसके बाद क्या होता है कि अब देखिए अब ईस्ट जर्मनी के, अब जैसे जो जहाँ पे यूएसए से जो ज्यादा इधर से पार्ट इधर से थे ना, जो यूएसए से घिरा हुआ था पूरा वेस्ट जर्मनी, तो इसकी वजह से क्या हुआ था वेस्ट जर्मनी की इकोनॉमी काफी ज्यादा अच्छी थी, मॉल वॉल काफी ज्यादा खुले थे, वहां पे रेस्टोरेंट्स थे, काफी कुछ था। तो ईस्ट जर्मनी में क्या होता था कि जैसे स्कूलों में तो पढ़ाई फ्री हो जाती थी, कभी काफी थोड़ा बहुत तो हो जाता था, लेकिन वहां पे इतनी फैसिलिटी नहीं थी लोगों के पास। लोगों को ऐसे होता था कि हमको तो कुछ करने को चाहिए, अब हमारे पास अगर जब कुछ करने को ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो उस समय तारबंदी तो ऐसे थी नहीं जगह जगह पे। अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके यहाँ पे तारबंदी करनी शुरू कर दी गई। अब तारबंदी जब करना शुरू किया गया तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसी जब यहाँ पे जब इधर धीरे धीरे करके वेस्ट जर्मनी और इधर से लोग इधर से उधर आते जाते रहते थे, मतलब इधर से उधर उधर से इधर एक्चुअली आना जाना चलता रहता था। लोगों को पढ़ाई करनी होती थी, किसी को पिक्चर देखनी होती सिनेमा में तो थिएटर में, तो थिएटर के हिसाब से लोग आना जाना कर लेते थे। ऐसी यहाँ पे कोई पासपोर्ट डॉक्यूमेंट ये सब का कोई ऐसे था नहीं, क्योंकि यहाँ के रिसोर्सेज ज्यादातर है ना ईस्ट जर्मनी इसमें बिछड़ रहा था, वेस्ट जर्मनी में सारे सोर्सेज चले जाते थे। वो समझ लीजिए सेम जैसे है ना पाकिस्तान के साथ नहीं था क्या, बांग्लादेश के साथ पहले जब वो ईस्ट पाकिस्तान था तो कि पाकिस्तान उधर के सोर्सेज इधर इधर ले जाता था और इन लोग को कुछ देता नहीं था, तो सेम वही चीज हो गई थी। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, सोवियत यूनियन की चिंता इस बात से सताने लग गई सोवियत यूनियन को कि सोवियत यूनियन को ये पलायन होने लगा 1949 के बाद धीरे धीरे करके। अब जैसे इधर पलायन होने लगा तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पलायन होने की वजह से क्या हुआ कि अब लोग धीरे धीरे करके अब जर्मनी में शिफ्ट होना शुरू हो गए, वेस्ट जर्मनी में धीरे धीरे अब शिफ्ट होना चालू हो गए, क्योंकि अब उनको पता था, उनको लगता था कि अब जब देखो यहाँ पे है ना कुछ होना जाना तो है नहीं, यहाँ पे कुछ भी है ना हमको इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया या कोई भी रिसोर्स तो हमको मिलते नहीं है, पढ़ाई लिखाई के नाम पे कुछ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी यहाँ अच्छी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। ईस्ट जर्मनी में तो कुछ ऐसे नहीं है, सब यूएसएसआर के कंट्रोल में होने की वजह से क्या हो रखा है कि यूएसएसआर की वजह से वो यूएसएसआर है ना अपनी मनमानी चलाते हैं, अपनी दादागिरी करते हैं यहाँ पे, तो हमको कुछ मिलता नहीं। और वेस्ट जर्मनी तो इतना डेवलप हो रहा है तो इससे अच्छा कि वेस्ट जर्मनी में चलो। और देखिए लोगों की भी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि अब जहाँ जितना डेवलपमेंट होगा अब उस हिसाब से तो कोई भी हर जगह जाएगा, ऐसा तो कोई है नहीं कि है ना भाई अपन जब यहाँ पे रह रहे हैं और पता चला कि है ना सरकार कुछ दे नहीं रही, कोई कुछ दे नहीं रहा, अपन काम का ठप पड़ा हुआ है, कुछ करने को नहीं है इंसान के पास, तो खाली बैठे क्या करेगा फिर वो भी यही सोचेगा कि यहाँ रहने से अच्छा कि जहाँ डेवलपमेंट अच्छा है तो वहीं पे चले जाओ। लोग ये सोच के है ना धीरे धीरे यही सब करेंगे। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ 1960 आते आते क्या हुआ कि यूएसएसआर को है ना इस बात का डर लगने लग गया कि कहीं जर्मनी भी है ना इस तरीके से पूरा जो है ना एक नहीं हो जाए, एक ना हो जाए, इसकी वजह से है ना यूएसएसआर को धीरे धीरे चिंता सताने लग गई।
अब धीरे धीरे फिर यहाँ से प्लानिंग करनी शुरू हो गई बर्लिन वॉल को खड़ा करने की। अब देखिए बर्लिन वॉल, देखिए जो दीवार होती है ना, दीवार है ना, ऐसे तो देखा जाए तो सीमेंट की और कंक्रीट की इन सब की बनी होती है, तो वैसी ये दीवार थी। मतलब मैं आपको बता दूं कि ये दीवार थी, यहाँ पे है ना कटीले तार लगा दिए गए थे, बॉर्डर पे एकदम तारबंदी कर दी गई थी, इस तरीके की ये दीवार हुआ करती थी। तब इसके बाद क्या हुआ कि अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, 24 जुलाई 1961 को क्या हुआ कि जो ईस्ट जर्मनी के चांसलर थे, अब इन्होंने क्या किया, जो रशिया के सोवियत यूनियन के मिलिट्री ऑफिसर थे ना, अब जर्मनी भी है ना यहाँ पे की वो वर्ल्ड वॉर पे, कोल्ड वॉर की कगार पे था, सॉरी कोल्ड वॉर, हाँ शीत युद्ध की कगार पे था। मैंने कोल्ड वॉर की भी हिस्ट्री कवर की हुई है, तो आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी इधर की तरफ था, तो वो सोवियत यूनियन के जो मिलिट्री ऑफिसर थे, वो ईस्ट जर्मनी के चांसलर ने क्या बोला कि है ना, यहाँ पे अब एक काम करते हैं, यहाँ पे दीवार को खड़ा कर देते हैं। यहाँ पे वो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके क्या करते हैं कि कटीले तारों को लगाना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे जब यहाँ पे कटीले तारों को जब लगा देते हैं, तो उसके बाद होता क्या है कि कटीले तार तो लग जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके वो एकदम दीवार जैसे सीमेंट की, बड़े बड़े कॉन्क्रीट्स, फिर बड़े बड़े जितने भी है ना सारी चीजें जो दीवार में होती है, पूरे है ना लगा के है ना 12 अगस्त की रात को है ना धीरे धीरे करना शुरू कर देते हैं। और 12 अगस्त की रात होते होते यहाँ पे फिर वो खड़े हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, दीवार के ऊपर। और यहाँ मतलब यहाँ पे बड़ी सी दीवार तैनात हो जाती है, तारबंदी कर देती है, और पहले से ही क्या होता है कि है ना वहां पे आर्मी तैनात कर दी जाती है सिक्योरिटी का बोल के, कि है ना देश पे बॉर्डर पे सिक्योरिटी पे खतरा है, तो पहले से ही वहां पे आर्मी तैनात कर दी जाती है। तो लोगों को यहाँ से आने जाने में काफी ज्यादा डर लगता है इस चीज में। अब लोग सोचने लगते हैं कि अब जाएं तो जाएं कैसे, आए तो आए कैसे इधर से उधर, लोगों के ऊपर है ना दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तब उसके बाद क्या होता है, आर्मी तो तैनात हो जाती है, उन्हें वो कटीले तार लगा देते हैं, बार्ब्ड वायर लगा देते हैं, बहुत सारे बार्ब्ड वायर। मैंने जो वो लोंगेवाला के युद्ध के बारे में बताया था, तो बताया था ना क्या होता है बार्ब्ड वायर। फिर वो धीरे धीरे वहां पे सारी चीजें तो कर देते हैं, फिर उसके बाद वहां पे वो एंटी टैंक माइंस बिछा देते हैं, एंटी टैंक टैंक माइंस लैंड माइंस, सॉरी लैंड माइंस बिछा देते हैं। लैंड माइंस तो आपको पता ही है ना, जैसे वो जमीन पे वहां पे अगर आप पैर रखते हो, पैर पड़ता है, बम फट जाता है, वहां पर बड़ा बड़ा वहां पे बम लगा होता है, और उसी में है ना आपकी जान चली जाएगी। तो ये सारी चीजें हो जा कर देते हैं वो। तो ऐसे करके वो, और वहां पे बड़े बड़े उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए जाते हैं, पुलिस तैनात हो जाती है, कि अगर कोई भी अगर बॉर्डर्स पे आने जाने की कोशिश भी कर रहा हो, तो वहीं पे है ना उसको गोली मार दी जाती है। तो ऐसे करके काफी कुछ है ना होता रहता है यहाँ पे। तो ऐसे करके क्या होता है कि धीरे धीरे करके यहाँ पे ये सारी चीजें तो होनी शुरू हो जाती है, तो लोगों को इसकी वजह से और दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। लोगों को है ना ईस्ट जर्मनी में होने की वजह से क्या होता है कि जब वो जाते नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उनको वो वेस्ट जर्मनी जा नहीं सकते, तो वहां पे बैठे बैठे कई बेरोजगारी बढ़ती है, वहां पे गरीबी होती है, फिर काफी लोगों की जान जाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, काफी लोग है ना इसकी वजह से भी कोशिश करते हैं वहां से वेस्ट जर्मनी जाने के लिए। तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि अब 5,000 लोग तो सफल हुए थे, और ऐसा ये भी होता है कि है ना इसमें कई सैकड़ों लोगों की जानें भी चली गई थी। तो अभी ये जिन्होंने कोशिश की, तो कुछ लोग जाते समय सही से पहुंच पाए थे बीसी गेट से, और कोई फेल भी हो गया था। अब इसके बाद क्या होता है कि देखिए, अभी ये जर्मनी की के यूनिफिकेशन का देखिए आइडियोलॉजी तो मैंने आपको बताया ही था दोनों का। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा मेन रीजन क्या होता है ना, इसके दीवार के टूटने का, दीवार के गिरने का सबसे बड़े दो रीजन होते हैं। एक तो पहला क्या होता है, 1985 में क्या होता है कि यूएसएसआर के जो लास्ट प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव, मैंने जब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बारे में बताया था, तो आपको बताया था इनके बारे में। तो ये क्या करते हैं कि है ना मिखाइल गोर्बाचेव क्या करते हैं, कुछ पॉलिसीज ले आते हैं। पॉलिसीज के तहत क्या होता है, वो जो क्या बोलते हैं कि आप ऐसा करो कि है ना वो पेपर से है ना रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं काफी सारे, जैसे जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं या मीडिया है, सबको है ना पूरी छूट देते थे, खुली छूट दे देते हैं कि है ना वो जो चाहे पेपर में छाप सकते हैं, उनको गवर्नमेंट अब कोई जेल में नहीं डालेगी, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, ये होता है। फिर दूसरा एक और क्या, यहाँ पे एक और क्या स्पीच दी जाती है, स्पीच में उनके पॉलिसी में एक और चीज क्या होती है कि अब वो क्या करते हैं कि जो ये जो पॉलिसी के तहत क्या करते हैं कि
अब ये चीज तो हो गई कि है ना, वो बोल देते हैं कि ये चीज नहीं होगी। फिर दूसरा क्या करते हैं कि दूसरे में ये बोलते हैं कि अब ये तो बात तो हो गई। फिर उन्होंने क्या किया कि ईस्टर्न यूरोप में जो पहले आर्मी भेजी थी, पहले वेस्टर्न यूरोप में क्या हुआ कि वेस्टर्न यूरोप में क्या हुआ था कि इन्होंने पहले आर्मी भेज दी थी ना, रशिया ने, सोवियत यूनियन ने। जो वेस्टर्न यूरोप में जब पहले रेवोल्यूशंस चल रहे थे, कोई आज़ादी की डिमांड कर रहा था, अब उसकी वजह से क्या हुआ, 1960 में भी है ना, क्यूबा का प्लेन है ना रशिया पे क्रैश हुआ था। तो स्पाई प्लेन तो है ना, रशिया ने है ना मौसम खराब होने का बहाना बताया था, तो वो भी गलत था एक तरीके से। तो उसके बाद क्या होता है, दूसरा वो क्या करते हैं, पहले वेस्ट यूरोप में तो भेज देते हैं, लेकिन ईस्टर्न यूरोप में वो आर्मी भेजने से मना कर देते हैं। जब ये मिखाइल गोर्बाचेव आता है तो ये मना कर देते हैं कि नहीं, यहाँ पे हम कोई आर्मी वार्मी नहीं भेजेंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे धीरे धीरे करके रेवोल्यूशन आने शुरू हो जाते हैं। लोग रेवोल्यूशन की मांग करते हैं, अलग अलग होने की मांग करने लग जाते हैं। अब अलग होने की मांग करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि अलग होने की वजह से क्या होता है, कई सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो जाती है, इकोनॉमी सबसे ज्यादा धड़ाम से गिर रही होती है। सोवियत यूनियन की इकोनॉमी पहले ही जा रही थी, तो इकोनॉमी को बचाने के लिए उन्होंने ये एक्शन लिया था कि है ना, नहीं ऐसा तो हम करेंगे नहीं, इससे अच्छा है कि आप जो है यही करो, क्या बोलते हैं, इनको जो इनकी जो पॉलिसीज है इन पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। ये जो पॉलिसीज का असर सबसे ज्यादा पड़ता है मीडिया पे और इन सब पे, तो इसकी वजह से काफी मीडिया वाले भी है ना सरकार के खिलाफ खुल के बोलने लग जाते हैं। तो ऐसे करके काफी सारी चीजें होती रहती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि है ना, 1987 में क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या होता है, यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं रोनाल्ड रीगन यहाँ पे है ना क्या करते हैं, एक बार आते हैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के हिसाब से। अब बर्लिन का जो एक गेट है वहाँ पे, काफी फेमस जगह है वो बर्लिन की, ईस्ट बर्लिन के, वो काफी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत फेमस है आज भी वो जगह, लोग वहाँ पे आज भी घूमने के हिसाब से जाते हैं। तो वहाँ पे खड़े होते हैं, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो फिर है ना वो एक स्पीच देते हैं, और वो स्पीच में क्या बोलते हैं कि मिस्टर मिस्टर गोर्बाचेव, अगर आपको अगर यहाँ पे अगर शांति चाहिए अगर पूरी दुनिया में, तो आप ये बर्लिन वॉल को गिरा दीजिए। अगर आप दीवार गिरा सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है तो गिरा दीजिए इसको, गिरा गिरो के खत्म कर दीजिए। अब देखिए रोनाल्ड रीगन का, हालांकि आपको मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पे कोई हाथ नहीं था एज सच, यहाँ पे कोई दीवारों को गिराने में या कुछ भी करने में। जो भी था वो मतलब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बस उन्होंने एक स्पीच दी थी आके। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने, तो फिर अब धीरे धीरे करके क्या हुआ था कि है ना, वहां पे ऐसे करके तो चल ही रहा था धीरे धीरे। अब 1988 आते आते क्या होता है कि अब धीरे धीरे लोगों की भी परेशानी बढ़ने लगती है, जगह जगह पे लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं काफी। अब देखिए सोवियत संघ से धीरे धीरे करके सारी चीजें तो है ना इधर से उधर अब इंडिपेंडेंट हो ही रही होती है सारी कंट्री, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई अब करे तो करे क्या। तो ऐसे में क्या होता है कि 1988 में वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि बहुत बड़ा फैसला लेती है। वो बोलती है कि ऐसे तो कुछ चलने वाला है नहीं, ऐसे में कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो फिर क्या होता है कि वो अगस्त 1989 में आते आते क्या होता है कि बुलगेट शेवरॉन जो जर्मनी के एक ऑफिसर होते हैं, उनको है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजती है। ये ना रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे सरकार के खिलाफ। अब एक दिन इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब इन्होंने जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत इन्होंने क्या किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसका लाइव टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रहा था, मतलब टीवी पे सब जगह इसको लाइव दिखाया जा रहा था। लोगों की नजर एकदम इनके ऊपर थी कि भाई क्या बोल रहे हैं ये, क्या चल रहा है मीटिंग में। और लोग बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अब मीटिंग खत्म होगी तो यहाँ पे क्या है ना कारण हो सकता है इस ये वॉल वॉल के गिरने का, ये वॉल को गिरवा सकते हैं या नहीं गिरवाएंगे, या जो भी बात है अब देखिए वो देखना होगा, वो आगे की बात है। तो लोग धीरे धीरे करके बेसब्री से इस बात का इंतजार तो कर ही रहे होते हैं। तो अब लोगों को लगता है कि ऐसे तो चलने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा है कि वो यहाँ पे, लेकिन क्या होता है ना कि इनसे क्या होता है, एक गलती हो जाती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में करते करते एक गलती हो जाती है जो जर्मन वॉल के बर्लिन वॉल के गिरने का कारण बनती है। अब बर्लिन वॉल के गिरने का जो सबसे बड़ा कारण बनती है, और उसके बाद क्या होता है कि बर्लिन वॉल का यहाँ पे क्या होता है, एक रिपोर्टर इनसे पूछता है कि
यहाँ पे जो इतने लोगों को है ना आपने रोक के रखा हुआ है, तो फिर उसकी वजह से आप इनको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कब कब तक ऐसे है ना सिक्योरिटी में इतनी ढील इतना है ना रिस्ट्रिक्शन लगा के रखेंगे? यहाँ पे तो है ना, तो उन्होंने बोला देखिए ये अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़बड़ाहट में वो रिपोर्टर को जवाब दे देते कि देखिए अभी तो हमने है ना यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया था, अभी सब हटाया जाएगा, और जर्मनी अगर इसको ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी अगर जाना, वो कहीं पे भी जा सकता है, कोई से भी रूट से जा सकता है, ऐसा कोई इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि नहीं इसको इधर से ही जाना है उधर से जाना है। लेकिन वो इस चक्कर में क्या करते हैं, लोगों को वीजा और पासपोर्ट ये सब के मुहैया कराना भूल जाते हैं, उसके बारे में बताना भूल जाते हैं। तो ये जैसे ये बयान देते, ये बयान जब ये पब्लिक में पता चलता है लाइव टीवी में, ये पूरे जर्मनी में और पूरे बर्लिन में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। आग की तरह जब फैलती है तो उसके बाद क्या होता है कि लोगों में हड़कंप मच जाता है एकदम। तो लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी जाने की कगार पे होने लग जाते हैं। अब वो लोगों को ऐसा होता है कि नहीं अब कुछ भी करके तो हमको अब वेस्ट जर्मनी तो जाना ही जाना है, अब चाहे जो हो जाए वेस्ट जर्मनी में ही हम जाएंगे, ईस्ट जर्मनी में तो हमारा कुछ भला होने वाला है नहीं। तो लोग ये सोच के भी अब यहाँ से धीरे धीरे करके निकलना शुरू कर देते हैं, और निकलते निकलते लोग चले ही जाते हैं वहां पे। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही लोग यहाँ से आना जाना लोगों का तो चलता रहता है। अब उस वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जब लोग आर्मी को पता चलता है तो वहाँ के आर्मी पर्सनल को काफी कॉल किए जाते हैं, बोला जाता है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। अब एक्शन लेने की वजह से क्या होता है, लेकिन वो इतनी लाखों लोगों की भीड़ एकदम से तैनात हो जाती है। नवंबर आते आते 9 नवंबर 1989 के दिन इतनी भीड़ तैनात होने लगती है। अब पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड भी जो जितने थे बॉर्डर पे जो गोली चलाने के लिए थे, अब वो गोली मार ही देते थे लोगों को अगर कोई जाता था। लेकिन ये अब इस टाइम पे तो स्थिति ऐसी हो गई कि है ना वो भी बेबस हो गए, वो भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो वो भी है ना एक्शन ले नहीं पाए, वो भी डर गए भीड़ को देखते हुए। अब उनको कुछ समझ नहीं आता, और लोग क्या करते हैं बड़े बड़े हथौड़े लेके आते हैं, छोटे मोटे औजार, कुल्हाड़ी, ये सारी चीजें लेके आते हैं, और है ना फिर उससे है ना धीरे धीरे करके है ना बर्लिन वॉल को गिराने लग जाते हैं। जितने भी कॉन्क्लेव्स या जितने भी वो सब है इसमें सीमेंट जिन 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 चीजों से ये दीवार बनी थी, सब करके है ना ये लोग धीरे धीरे यहाँ पे से गिरानी शुरू कर देते हैं। अब 9 नवंबर 1989 को आते आते क्या होता है, ये पूरी बर्लिन वॉल को ढहा दिया जाता है। बर्लिन वॉल को ढहा दिया जाता है। जब ढहाने के बाद क्या होता है कि ईस्ट जर्मनी, फरवरी 1990 में क्या होता है कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस होते हैं तो है ना जो पार्टी इलेक्शन लड़ रही होती है, तो वो दोनों क्या बोलती है कि देखिए दोनों में से जो पार्टी जीतेगी वो जर्मनी की पूरी तरह से यहाँ पे बनेगी, जो जर्मनी पे रूल करेगी, उसकी गवर्नमेंट आएगी, और जर्मनी को पूरी तरह से यूनिफिकेशन कर दिया जाए। मतलब ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी अब कुछ नहीं होगा, अब जर्मनी एक ही पार्ट रहेगा। तो ऐसे करके ये सब चलता रहता है, और फाइनली जाके फिर 3 अक्टूबर 1990 को क्या होता है कि है ना पूरी बर्लिन वॉल को ढहा दिया जाता है। सरकार के वहां पे ऐलान कर दिया जाता है कि अब ईस्ट जर्मनी नहीं रहा है। ईस्ट जर्मनी से भी जो जो जितना जो भी पार्ट है सब जर्मनी पे लोग वहां से धीरे धीरे आ जाते हैं। अब वो पूरा करके ईस्ट जर्मनी होते होते वो सीधा डायरेक्ट जर्मनी हो जाता है, और ऐसे करके 3 अक्टूबर 1990 को यूनिफिकेशन हो जाता है जर्मनी का। मतलब वो ईस्ट जर्मनी अब नहीं रहा। जैसे आज कैसे है ना पाकिस्तान में एक अलग देश है, वो जैसे जो कश्मीर का छोटा सा एरिया है पीओके, आज भी वो इससे डिमांड तो करते ही है, वहाँ के लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वहाँ के भी लोग हटना चाहते हैं। तो एक दिन वो भी है ना इंडिया के पास आ जाएगा, तो पाकिस्तान के पास भी कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे करके होता ही है। तो वैसे ही इसमें भी यही हुआ कि है ना वहाँ पे कुछ डेवलप हो नहीं रहा था ईस्ट जर्मनी में, तो लोगों ने ईस्ट जर्मनी को छोड़ दिया। ईस्ट बर्लिन भी पूरा एक शहर बड़ा सिटी बन गया। अब ईस्ट जर्मनी और ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन फिर नहीं रहा 3 अक्टूबर को। तो 3 अक्टूबर को जर्मनी का तो यूनिफिकेशन हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी का यूनिफिकेशन होने की वजह से अब उसके बाद क्या हुआ, 1989 में भी एक और घटना हुई थी। 1989 में पहले तो कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, और फिर उसके बाद 1981 में भी, माफ कीजिएगा 1991 में भी है ना सोवियत संघ भी टूट गया था। सोवियत संघ टूट के वो रशिया हो गया, और उसके सारे पार्ट अलग अलग कंट्रीज में आज शामिल हो गए थे। तो ऐसे करके ये था, ये ऐसे करके जर्मनी का भी यूनिफिकेशन हो गया, सोवियत संघ का भी विघटन हो गया साथ में।
और कोल्ड वॉर भी फिर खत्म हो गया, फिर आज की दुनिया फिर अलग तरीके से जी रही है। अब मतलब अब देखिए आगे क्या होता है ऐसे करके। तो ऐसे करके ये पूरा हो गया जर्मन वो बर्लिन वॉल का। बर्लिन वॉल कुछ रही नहीं और अब जर्मनी पूरा एक ही है आज के टाइम पे भी। तो ये था जर्मन वॉल के, बर्लिन वॉल के इतिहास के बारे में मैंने पूरी हिस्ट्री बता दी। वर्ल्ड वॉर से लेके क्या क्या हुआ, कैसे बर्लिन वॉल को खड़ा किया गया, और इसमें क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या क्यों तोड़ा गया, सारी चीजें बता दी। अब कल किसी और टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहे, आखिरी तक पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा ले। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।